राघव चड्ढा देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी पार्टी के नेता पर आरोप नहीं लगाते, बल्कि देश की जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को संसद में लेके जाते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और उन समस्याओं को हल भी करवाते हैं। सरल भाषा में आम आदमी की तरह इस देश के आम आदमी का दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे हमारे जन्म होने से लेकर हमारे मरने तक टैक्स पे टैक्स सरकार हमसे वसूलती है। कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। फर्क इससे नहीं पड़ता कि राघव चड्ढा किस पार्टी से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। फर्क इससे पड़ता है कि आज पूरे भारत देश में राघव चड्ढा जैसा नेता नहीं है जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करे। हर पार्टी के नेता अपने काम से बचने के लिए दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते हैं, जिससे जनता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सवालों में उलझ जाए और उनके काम के बारे में उनसे पूछे ही ना, और दोबारा चुनाव आए और दोबारा चुनाव में जनता उन्हें वोट दे दे। तो ऐसा हर एक नेता करता है, लेकिन राघव चड्ढा नहीं। राघव चड्ढा ईमानदारी से काम करते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, उनके लिए सभी लोग एक समान है। इसलिए वो सबकी आवाज उठाते हैं और सबके हित में काम करते भी हैं। जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? इसलिए आज भारत के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राघव चड्ढा जैसा नेता किसी भी देश में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा ईमानदार नेता किसी भी देश को मिल ही नहीं सकता। और बात तो भारत देश की हो रही है, भारत में तो लगातार भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। ऐसे में राघव चड्ढा जैसा एक नेता उभर कर सामने आया है जो युवा होने के साथ साथ ईमानदार भी है, जो निष्पक्ष तरीके से काम करता है। तो ऐसे में इसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्या राघव चड्ढा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर किसी ऊंचे पद पर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, और राघव चड्ढा है कौन, इनकी बायोग्राफी क्या है, इन्होंने अपना राजनीतिक सफर कैसे शुरू किया, और संसद में इन्होंने किन मुद्दों को उठाया, किन मुद्दों को लागू करवाया, कैसे जनता का दिल इन्होंने जीत लिया है। इस सारी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल बोल खास पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी दमदार वीडियो आपको आगे भी लगातार देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा है कौन, किस पार्टी से आते हैं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था और ये एक बिजनेसमैन परिवार से आते हैं और अभी आम आदमी पार्टी के प्रमुख भारतीय राजनीतिक और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जो वर्तमान में पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। 2022 में वे 33 वर्ष की आयु में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने। इससे पहले राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और राजेंद्र नगर से विधायक भी रह चुके हैं। अब बात करें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में कब आए थे, इन्होंने अपना राजनीतिक सफर कब शुरू किया था, तो आपको बता दें कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी तभी राघव चड्ढा आए थे, तभी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में गए थे। और राघव चड्ढा की जो राजनीतिक शुरुआत रही थी वो भी आम आदमी पार्टी से ही रही थी, इससे पहले वो किसी और पार्टी में नहीं गए थे। तो जो पहली पार्टी और इकलौती पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है राघव चड्ढा के लिए। तो 2012 से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और अभी 2026 में राघव चड्ढा एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिसकी एक अलग छवि बन चुकी है। 2012 में जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़े थे तो पार्टी के शुरुआती ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा रहे। 2015 में उन्हें पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया और 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता। फिर 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। तो ये राघव चड्ढा की शुरुआती राजनीति है और आगे आने वाले समय में राघव चड्ढा एक ऊंचे स्तर पर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि संसद में राघव चड्ढा ने ऐसे कौन से मुद्दे उठाए हैं जिनकी वजह से राघव चड्ढा की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, पूरी दुनिया भर में हो रही है। लोग राघव चड्ढा को अब एक नेता के तौर पर नहीं, एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि राघव चड्ढा ने संसद में कौन से मुद्दे उठाए थे। तो जो पहला मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा था जो राघव चड्ढा ने उठाया था। इसके बाद पूरे देश भर में राघव चड्ढा की चर्चा होने लगी थी। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी का हाल ही में जो बयान था राघव चड्ढा की तरफ से आया था और राघव चड्ढा ने सरकार को मजबूर कर दिया था अपने फैसले को मनवाने के लिए। क्या था वो मुद्दा? वो था
एयरपोर्ट को लेकर। एयरपोर्ट पर जो चाय समोसे मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते थे। इसको लेकर संसद में राघव चड्ढा ने बयान दिया था कि एयरपोर्ट पर आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उन्हें खाना खाने के लिए या फिर समोसे खाने के लिए, चाय पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा रुपए पे करने पड़ते हैं। बहुत मतलब 4 से 5 गुना दाम बढ़ा दिए जाते हैं एयरपोर्ट पर समोसे के और चाय के। तो ऐसे में जैसे नॉर्मल मिलता है समोसा 20 रुपए का होना चाहिए, चाय 10 रुपए की होनी चाहिए, और ये काम राघव चड्ढा ने करवा दिया था। जहां 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी सर कुछ और भी है। इसकी सुविधा कुछ ही एयरपोर्ट्स तक सीमित है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? राघव चड्ढा ने जैसा बोला था कि आम जनता को परेशानी हो रही है, एयरपोर्ट है, कोई लग्जरी नहीं है, तो उस हिसाब से प्राइस रखने चाहिए जिससे आम जनता को परेशानी ना हो। कोई भी सफ़र कर रहा है तो वो लग्जरी लेके तो आया नहीं अपने पास कि उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा फेमस वाला होगा, वो बहुत सारे अपनी जेब में रुपए लेके घूम रहा होगा। भाई एयरपोर्ट पर आया है तो कहीं ना कहीं आम आदमी तो होगा, हर एक के पास लग्जरी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में राघव चड्ढा ने संसद में सीधे तौर पर कहा था कि इससे बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत से लोग खाना नहीं खा पाते हैं, भूखे पेट उन्हें सफ़र करना पड़ता है, तो इससे कहीं ना कहीं देश के आम यात्रियों के लिए परेशानी होती है। तो वहाँ पर जो भी कैफ़े हैं उन कैफ़ों पर ये नियम लागू किया जाए कि वहाँ पर जो भी खाना मिल रहा है, जो भी चाय मिल रही है, वो ज़्यादा महंगी ना हो। और संसद में इस बयान के बाद, इस मुद्दे को उठाने के बाद बहुत ही जल्दी इस फैसले पर कार्रवाई हुई और इस फैसले को माना भी गया। जैसा राघव चड्ढा ने कहा था कि 20 रुपए का समोसा मिलना चाहिए और 10 रुपए की चाय मिलनी चाहिए, ये फैसला सरकार को मानना पड़ा और जो एयरपोर्ट पर कैफ़े थे उन पर 20 रुपए का समोसा मिलने भी लगा है और 10 रुपए की चाय भी मिलने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था। इस मुद्दे को उठाने के बाद चर्चा होने लगी थी कि ये राघव चड्ढा ने कैसा मुद्दा उठा लिया, क्योंकि ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। कोई भी सांसद या कोई भी नेता संसद में ऐसे मुद्दों को उठाता ही नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा ने उठाया और अपने फैसलों को मनवा भी लिया। साथ में उन्होंने सुधार की मांग करते हुए कहा कि कैफे वर्तमान में केवल 10 या 12 एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, इन्हें सभी 150 से ज़्यादा जो भी एयरपोर्ट हैं उन पर होना चाहिए। ये भी राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया था। और भी कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट थे जो राघव चड्ढा ने कहे थे, जो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, हमारे साथ साथ पूरे देश की जनता को अच्छे लगे। जो भी आम यात्री हैं जो एयरपोर्ट पर जाते हैं, जो अपना सफ़र करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, वो खाने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि 200-300 रुपए का समोसा मिलता था, तो ऐसे में 20 रुपए का समोसा हो गया, 10 रुपए की चाय हो गई जो 60-70 रुपए की मिलती थी। तो आम यात्रियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो पैसे वाले उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो आम यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में राघव चड्ढा ने आम यात्रियों के लिए काफ़ी राहत दी है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। तो दूसरा मुद्दा भी राघव चड्ढा ने बहुत ही कमाल का उठाया था, क्योंकि इससे पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है। तो जो मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया था वो था टेलीकॉम का। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। टेलीकॉम का मुद्दा राघव चड्ढा ने ये उठाया था कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो लगातार अपने प्लान्स महंगे करती जा रही हैं, जैसे जो आम लोग हैं वो रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। और जो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट था, वो था जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो 28 दिनों का रिचार्ज देती हैं। जैसे हम रिचार्ज कराते हैं तो महीना होता है 30 दिनों का, 31 दिनों का, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां हर महीने का रिचार्ज हमें सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों का देती हैं, जिससे 2 दिनों का या 3 दिनों का नुकसान होता है। और इस तरह जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमसे 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीनों का रिचार्ज कराती हैं। 12 महीनों के बदले हमसे 13 महीनों का रिचार्ज लिया जाता है, क्योंकि जो 28 दिनों का रिचार्ज है उसको हम जोड़ते हैं तो ये 13 महीनों में 364 दिन बैठते हैं। तो इस तरह जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमसे 1 महीने का अतिरिक्त रिचार्ज प्लान ले लेती हैं और हमारे साथ एक ऐसा खेल खेल देती हैं कि हम अनजान रह जाते हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 करके हमसे 12 महीने की जगह 13 महीने का रिचार्ज लिया जाता है, 1 महीना अतिरिक्त लिया जाता है। और इसके अलावा बढ़ते प्राइस के अलावा और जो भी 12 महीने की जगह 13 महीने का प्लान है, इसके अलावा भी राघव चड्ढा ने ये बोला था कि जो इनकमिंग कॉल है वो बंद नहीं होनी चाहिए।
आउटगोइंग कॉल बंद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनकमिंग कॉल है वो बंद नहीं होनी चाहिए। ओटीपी आता है या फिर जो मैसेजिंग आते हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम नागरिक हर महीने रिचार्ज नहीं करा सकता है। उसके लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिससे वो अपनी सिम को चालू रख सके, रिचार्ज करा सके, क्योंकि एक मजदूर 300-400 रुपये दिन में बहुत मेहनत से कमाता है और हर महीने वो 400 रुपये का रिचार्ज कराए, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन में इतने महंगे महंगे रिचार्ज कौन कराएगा यार। एक दिन में 300-400 रुपये जो बंदा मेहनत करके कमाता है वो हर महीने 400 रुपये पे नहीं कर सकता है। ये राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा था कि इससे आम जनता को बहुत ही गहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं ऐसे महंगे रिचार्ज, उनके लिए एक ऐसा रिचार्ज प्लान निकालना चाहिए जिससे वो लोग करा सकें। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग वाला एक ऐसा रिचार्ज निकालना चाहिए जिससे आम लोग करा सकें और अपनी सेवाएं जारी रख सकें। इसके अलावा जो भी इनकमिंग कॉल है उन्हें तुरंत बंद ना किया जाए। आउटगोइंग कॉल आप बंद कर रहे हो वो कर दो, लेकिन जो इनकमिंग कॉल है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचानक कोई भी समस्या आ जाती है और रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो इनकमिंग कॉल 3 से 4 दिनों में बंद हो जाती है, जिसके बाद कॉल नहीं आती है। तो जो इमरजेंसी कॉल होती हैं वो भी हमें नहीं मिल पाती हैं, आम लोगों को नहीं मिल पाती है जो रिचार्ज नहीं करा पाते हैं। और ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अगर कोई रिचार्ज नहीं करा पाता है अपनी सिम में तो वो सिम भी बंद कर दी जाती है और दूसरे लोग को दे दी जाती है। तो सबसे पहले तो राघव चड्ढा ने कहा था कि इनकमिंग कॉल बंद नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 से 3 साल का समय देना चाहिए। अगर कोई रिचार्ज नहीं करा पाता है तो इनकमिंग कॉल बंद नहीं होनी चाहिए, ना ही सिम बंद होनी चाहिए। किसी को भी इतनी जल्दी सिम देना अच्छी बात नहीं है। किसी का भी नंबर है, वो रिचार्ज नहीं करा पा रहा है किसी भी वजह से, तो उसे थोड़ा बहुत तो समय मिलना चाहिए, क्योंकि देश में हर कोई अमीर नहीं है। बहुत से गरीब लोग हैं जो खाने के लिए भी तरसते हैं, जिनके पास घर भी रहने के लिए नहीं है। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को ये सोचना चाहिए, सबसे पहले तो 12 महीनों की जगह 13 महीनों का रिचार्ज ना लिया जाए, और जो भी इनकमिंग कॉल हो गई, मैसेजिंग हो गए, इनको तुरंत बंद ना किया जाए, कम से कम 1 साल तक इन्हें जारी रखा जाए। तो ये राघव चड्ढा ने संसद में बहुत बड़ा बयान दिया था। अब देखना ये होगा क्या सरकार और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इस पर फैसला लेती हैं, और जैसा राघव चड्ढा ने कहा है, जैसी उन्होंने मांग रखी है, उनकी मांग पूरी की जाती है या फिर नहीं की जाती है। आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो कि जो राघव चड्ढा ने मांग रखी है वो सही रखी है या फिर नहीं रखी है, क्योंकि इससे पूरा देश प्रभावित होता है, इससे पूरे देश की जनता प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। तो अगला मुद्दा जो संसद में राघव चड्ढा ने उठाया था, इससे भी पूरे देश की जनता पर असर पड़ता है, और ये मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और ये तो हाल ही में राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था, हाल ही में जनता के लिए मांग की थी कि आम लोगों को परेशान ना किया जाए। ये मुद्दा था बैंक को लेकर, बैंक चार्जेस को लेकर। तो इसको लेकर राघव चड्ढा ने कहा और सीधे तौर पर बैंकों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में खाता धारकों से 19,000 करोड़ से अधिक पेनल्टी वसूली गई है, जिसे उन्होंने गरीबों पर गरीब का दंड बताया है। राघव चड्ढा ने कहा कि 1900 करोड़ की वसूली बहुत बड़ी वसूली होती है। निजी और सरकारी बैंकों ने मिलकर 3 साल में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में 19,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली की है। इससे गरीबों पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। चड्ढा ने आगे कहा कि आम आदमी और गरीबों की जेब पर डांका डाला जा रहा है। बैंकों को इन शुल्कों को तुरंत बंद करना चाहिए। शहरों में बैंक 5,000 से 10,000 रुपए तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 से 3,000 रुपए तक न्यूनतम बैलेंस रखने की पेनल्टी लगाती हैं। कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। तो ऐसे में बैंकों को ये पेनल्टी पूरी तरह से हटा देनी चाहिए। इससे आम जनता पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। एक मजदूर जो 300-400 रुपए दिन का मेहनत करके कमाता है, उसके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, उसको घर को भी चलाना है, वो अपनी बैंकों में 3,000 रुपए 5,000 रुपए कहाँ से रख लेगा। राघव चड्ढा ने साफ तौर पर कहा था कि 6 महीने में अगर कोई मजदूर 500 रुपए कमाता है, वो बचा कर 6,000 रुपए 6 महीनों में जमा भी करता है, लेकिन अचानक उसे इमरजेंसी आ जाती है तो 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद उसे अचानक ज़रूरत पड़ती है तो वो और ज़्यादा रुपए निकालने के लिए बैंक में जाता है, लेकिन तब तक बैंक में उसके रुपए माइनस हो चुके होते हैं, क्योंकि उस पर पेनल्टी लगा दी जाती है कि उसके बैंक में बैलेंस कम है और उसे चार्जेस देने पड़ेंगे, और धीरे धीरे वो बैलेंस कम ही होता चला जाता है, जिस कारण जो उस बंदे ने मेहनत करके रुपए कमाए होते हैं, तो जो उसकी मेहनत के रुपए होते हैं वो चार्जेस में चले जाते हैं। आगे राघव चड्ढा ने कहा, मिनिमम बैलेंस ना होने पर बैंक प्रति खाता 50 से 600 रुपए तक जुर्माना काटते हैं, जिस पर 18% GST भी लगाया जाता है। निजी बैंकों ने लगभग 11,000 करोड़ और सरकारी बैंकों ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली है,
जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वसूली की जा रही है बैंकों की तरफ से। तो राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर बैंकों पर आरोप लगाया है और कहा है कि तुरंत इस पेनल्टी को हटाया जाए। इससे आम जनता कष्ट भोग रही है, आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो आम जनता की मेहनत का पैसा है वो बैंक और सरकार पेनल्टी के तौर पर उनसे ले लेती हैं और आम जनता को परेशान करती हैं, उन पर अत्याचार करती हैं। सीधे तौर पर राघव चड्ढा ने बैंकों पर और सरकारों पर आरोप लगाया है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो राघव चड्ढा लगातार संसद में उठाते हैं और जनता के हित में बात करते हैं। अपने मुद्दों को, जो भी समस्याएं हैं, उनको मनवा भी लेते हैं सरकार से, सरकार पर दबाव बनाते हैं, पूरे तौर पर दबाव बनाते हैं और सरकार भी मजबूर हो जाती है राघव चड्ढा के सामने। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि बेरोजगारी को लेकर भी राघव चड्ढा ने संसद में बोला था कि भारत में बहुत से ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो लगातार परेशान होते जा रहे हैं। सरकार भर्तियां निकालती है तो बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, लेकिन पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। इसको लेकर सरकार की कोई भी तैयारी नहीं रहती है। युवाओं को लगातार लाइनों में ढकेला जा रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं युवाओं को, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तो राघव चड्ढा ने इसको लेकर कहा था कि सरकार कोई ऐसी नीति निकालनी चाहिए जिससे पेपर लीक जैसी समस्या ना हो, क्योंकि कोई भी बच्चा हिम्मत करता है, 3-4 साल तैयारी करता है, वो पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, उसका हार्ट ब्रेक होता है और वो हार मान के बैठ जाता है। और भी बहुत सारी जो निंदा है वो राघव चड्ढा ने की थी कि लगातार भर्तियां नहीं निकलती हैं, जिस वजह से जो देश का युवा है वो बेरोजगार होता जा रहा है। देश की जो जनता का भरोसा है वो सरकार से उठता जा रहा है। तो सीधे तौर पर राघव चड्ढा ने कहा था कि कहीं ना कहीं युवाओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, युवाओं की जो नौकरियां हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि लगातार देश में नौकरियां निकलती रहें, देश के युवाओं को परेशानी ना हो। क्योंकि जब तक देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ता है युवाओं से, और जब तक युवाओं की मांग पूरी नहीं की जाएगी, जब तक युवाओं को धक्के खाने पड़ेंगे, जब तक युवा लाइन में लगे रहेंगे, जब तक पेपर लीक होते रहेंगे, युवा परेशान होते रहेंगे, तब तक देश भी परेशान होता रहेगा, देश भी धक्का खाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए कि युवा इतनी मेहनत करते हैं, 3-4 साल मेहनत करते हैं, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में नौकरियां क्यों नहीं निकाली जा रही हैं उनके लिए, उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं, उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। और आखिर में जो भर्तियां निकलती भी हैं तो पेपर लीक क्यों हो जाते हैं, क्यों पूरी तरह से सुरक्षा नहीं की जाती है, क्यों जो पेपर लीक जैसी समस्याएं हैं वो पूरे देश भर में आती रहती हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो आती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस वीडियो में हमें उत्तर प्रदेश की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा की बात हो रही है। तो राघव चड्ढा दिल्ली और पंजाब में राजनीति करते हैं, लेकिन बात हो रही है पूरे देश की, क्योंकि राघव चड्ढा सिर्फ पंजाब और दिल्ली के मुद्दे नहीं उठाते, वो पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस राज्य में सत्ता में या फिर उनकी पार्टी किस राज्य में अपनी सरकार बनाई हुई है। अगर उन्हें कोई भी समस्या पूरे देश में नज़र आती है तो वो मुद्दे उठाते हैं। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में यूपी पुलिस हो गई, इसकी भर्तियाँ निकली थी, तो इसमें अभी पेपर लीक जैसी समस्या आई थी। और भी जो भी भर्तियाँ निकली हैं उसमें पेपर लीक जैसी बहुत बड़ी समस्या हमें देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को या फिर बीजेपी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि युवाओं को परेशान ना किया जाए, उनके लिए जो भी भर्तियाँ निकल रही हैं उन्हें तो सुरक्षित रूप से कराया जाए, क्योंकि भर्तियाँ वैसे भी बहुत कम निकलती हैं, तो युवा वैसे भी धक्के खा रहा है। तो जो आप भर्तियाँ निकाल रहे हो उन्हें तो ढंग से करा लो, उन्हें तो युवाओं को कुछ तो राहत दो। तो ये सारी चीज़ें हैं वो सरकार को सोचनी पड़ेंगी। तो ये राघव चड्ढा ने भी संसद में सवाल उठाया था कि युवाओं के लिए सोचा जाए, युवाओं के लिए योजनाएं निकाली जाएं, युवाओं के लिए भर्ती निकाली जाएं, जिससे युवा लाइनों में ना लगे, पेपर लीक जैसी समस्या ना हो। और भी बहुत सारे पॉइंट राघव चड्ढा ने कहे थे। जो अगला मुद्दा था वो राघव चड्ढा ने एजुकेशन को लेकर उठाया था। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर भी राघव चड्ढा ने काफ़ी ज़्यादा निंदा की थी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर आरोप लगाया था कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस लायक नहीं है कि देश के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकें, देश को आगे लेके चल सकें। क्योंकि विदेशों में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन जब बाहर की बात आती है तो बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री को मायने देता है, डिग्री को महत्व देता है, ना कि स्किल्स को। तो ऐसे में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको डिग्री के साथ साथ स्किल्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्किल्स ही नहीं होंगे तब तक वो डिग्री किस काम की। डिग्री से देश आगे नहीं बढ़ेगा। डिग्री बहुत से लोग लेके बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे लेके बैठे हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। जब तक बच्चों में स्किल नहीं होगी तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि डिग्रियां तो हर कोई लेके बैठ जाता है, फिर चाहे वो ब्लैक में ले लो या किसी भी तरीके से ले लो। डिग्रियां तो बहुत से लोग लेके बैठे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। जो बच्चे चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं
वो हो ही नहीं पाता है डिग्रियों से, क्योंकि जब तक स्किल नहीं होगी तब तक काम पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन में डिग्री से ज़्यादा मायने रखती है स्किल, तो स्किल पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये सोचना पड़ेगा कि डिग्री के साथ साथ बच्चों में स्किल्स भी डेवलप की जाएँ, बच्चों को स्किल सिखाई जाए, नई नई स्किल सिखाई जाएँ, जिससे बच्चा ये खुद सीख सके कि आगे उसे क्या करना है, और मतलब जो भी है आगे का फ्यूचर बच्चा खुद डिसाइड कर सके कि उसे करना क्या है। तो नई नई स्किल्स बच्चों को सिखानी चाहिए। डिग्री मायने नहीं रखती, डिग्री तो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उसे फेंक दी जाए तो वो किसी काम की नहीं रहती। लेकिन जब स्किल हमारे अंदर आ जाती हैं तो स्किल को हम बाहर ऐसे डिग्री की तरफ फेंक नहीं सकते। स्किल्स कहीं ना कहीं काम आ ही जाती हैं और हमारा फ्यूचर भी कहीं ना कहीं तय कर देती हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिग्री के साथ साथ स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, स्किल्स पर जोर देना चाहिए, और स्किल्स पर कोई ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए कि डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी बच्चों में डेवलप की जाए। आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ मुद्दे थे जो राघव चड्ढा ने संसद में उठाए थे, और काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और भी बहुत सारे जीएसटी को लेकर, किसानों को लेकर, मतलब हर तरह के मुद्दे राघव चड्ढा ने संसद में उठाए हैं, और कई मुद्दों को सरकार पर मतलब लागू भी करवा लिया है। उन मांगों को राघव चड्ढा ने अकेले दम पर सरकार को मजबूर कर दिया और उन मांगों को पूरा भी करवा लिया, जिससे देश की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है। और यही वजह है कि देश की जनता लगातार ये कह रही है कि अब राघव चड्ढा को कोई सांसद नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि अगर ये राघव चड्ढा देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश की पूरी शकल सूरत बदल के रख देंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दे उठाते हैं, जिस तरीके से ये जनता के बारे में सोचते हैं, जिस तरीके से ये ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा नेता भारत को मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और बात करें कि राघव चड्ढा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा अभी तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो 2029 में होगा, तो अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। और जब बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और अकेले दम पर आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोकसभा नहीं जीत सकती। और मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो लोकसभा में आम आदमी पार्टी मतलब अकेले दम पर तो जीत नहीं सकती है, उसे कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। और जब गठबंधन की बात आती है तो कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, बीजेपी के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी से तो आम आदमी पार्टी की वैसे ही बहुत ही दूरी चलती है। क्योंकि अभी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी बहुत बड़े बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे, जो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें बदनाम कर दिया गया और दिल्ली में उन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में है, हालांकि अगले साल उसमें भी चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की और राघव चड्ढा की, तो आपको बता दें कि राघव चड्ढा अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हालांकि आने वाले समय में एक ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने वाली है। क्योंकि देखो, अगर गठबंधन होता है जैसा अभी हमने आपको बताया, तो कांग्रेस के साथ होगा, समाजवादी पार्टी के साथ होगा यूपी में। तो जो यूपी में सबसे बड़ा चेहरा कौन है? अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। और जब देश की प्रधानमंत्री की बात आती है, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा में जो सबसे मेन पार्टी है वो कांग्रेस हो जाती है। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पीएम का चेहरा है। तो ऐसे में राघव चड्ढा का अभी पीएम बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे अगले लोकसभा चुनाव के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, अगर राघव चड्ढा आगे भी लगातार ऐसा काम करते रहते हैं, देश की जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो 15-20 सालों बाद वो देश के पीएम बन भी सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन अगर कोई भी नेता ईमानदारी से काम करता है, दूसरे नेताओं से अच्छा काम करता है, तो उसे आगे रखा जाता है। तो राघव चड्ढा को भी आगे किया जा सकता है और उसे कहीं ना कहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, पहले पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद उन्हें पीएम का चेहरा भी बनाया जा सकता है। क्योंकि जनता देखती है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है, जो उनके मुद्दे उठा रहा है, वो है अभी राघव चड्ढा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा का नाम आगे रखेगी, मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में रखेगी, क्या अरविंद केजरीवाल अपना नाम पीछे हटाएंगे या फिर नहीं हटाएंगे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस पर तो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो मेन बात थी इस वीडियो में वो तो यही थी कि राघव चड्ढा देश की जनता के बारे में सोच रहे हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों पर आरोप नहीं लगाते कि उस पार्टी ने ये कर दिया, ये नहीं किया, वो कर दिया, उस पार्टी का नेता ऐसा है, उस पार्टी का नेता वैसा है। तो ये चीज़ें राघव चड्ढा काफ़ी ज़्यादा दूर रखते हैं। वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन उन्हें ऐसी राजनीति नहीं करनी है जिससे उनका नाम खराब हो, उनकी देश की जनता को नुकसान हो। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के हित में कर रहे हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि अभी भी देश में कोई ऐसा नेता है जो देश की जनता के बारे में सोचता है, जो उनके हित में बोलता है और उनके हित में काम भी करवाता है। भले उसकी सरकार ना हो, लेकिन सरकार पर दबाव डालता है और अपनी मांग को मनवाता भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। आपकी राघव चड्ढा को लेकर क्या राय है? क्या राघव चड्ढा जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और क्या राघव चड्ढा जैसा नेता अभी पूरे देश में कोई और है या फिर नहीं है? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।